नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस बड़ी कवरेज में हम आपको दिखाएंगे यूक्रेन में युद्ध के 110वें दिन पुतिन के हमले पहले से भी और खतरनाक हो चुके हैं। पुतिन की फौज इस वक्त यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने के लिए ऑपरेशन चला रही है। आज हमारे पास डॉनबास में रूस के मिलिट्री ऑपरेशन का बहुत ही दिल दहला देने वाला वीडियो आया है। यहां लड़ाई बिल्कुल भी बराबर की नहीं हो रही है। रूस की फौज के सामने जो आ रहा है वो पूरी तरह तबाह कर दिया जा रहा है। आपको इस मिलिट्री ऑपरेशन का वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि यूक्रेन की असली जंग की तस्वीरें बहुत भयानक हैं। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल। ये रूसी युद्धपोत से निकली हुई 3 मिसाइलें जिनके हमले ने यूक्रेन ही नहीं अमेरिका और यूरोप के देशों को भी मुश्किल में डाल दिया है। आखिर क्या है इन 3 मिसाइलों से की गई तबाही की कहानी? आखिर क्यों पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच वीडियो वाला प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रहा है? एक तरफ है ज़ेलेंस्की जिन्होंने पुतिन को शर्मिंदा करने के लिए एक खास तरह की नुमाइश लगाई है, और दूसरी तरफ है पुतिन जिन्होंने ज़ेलेंस्की के पुराने क्राइमिया वाले घाव को फिर ताजा कर दिया है। कैसे पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सीधी जुबानी लड़ाई चल रही है। एक तरफ पुतिन रूस की ताकत पर सीधा बयान देते हैं और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की फौरन रूस के राष्ट्रपति पर करारा प्रहार करने में भी नहीं चूकते हैं। यानी वार पलटवार में ज्यादा देर नहीं लग रही है। Звичайно, російська держава в такому стані, що в экономическом развитии, в создании мощных, непобедимых армий и флотов. ключова тактична мета окупантів не змінилась. В этом году мы отмечаем 350-летие со дня его рождения. और सबसे बड़ा सवाल यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद सेवेरोडोनेत्स्क में आखिर कैसा खतरनाक युद्ध चल रहा है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये रूस की खतरनाक कैलिब्र मिसाइल है जिसने यूक्रेन के अंदर मौजूद हथियारों के पूरे गोदाम को तबाह कर दिया है। ये पूरा ऑपरेशन रूस ने कैसे किया, इसकी वीडियो फुटेज भी रूस की तरफ से ही जारी की गई है। ये है रूस का लड़ाकू विमान कैमोव 52। देखिए कैसे सिंगल सीटर लड़ाकू विमान के अंदर रॉकेट्स को लोड किया जा रहा है। इस रॉकेट लोडिंग के बाद कैमोव लड़ाकू विमानों के इस बेड़े ने बहुत तेजी से अपने टारगेट की तरफ रुख किया। और उसके बाद क्या हुआ, ये तस्वीरें देखिए। रूसी पायलटों ने गोदाम को टारगेट पर लिया और कैसे धमाके के साथ टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया। एक के बाद एक कई रॉकेट हमलों से यूक्रेन की कमर तोड़ दी गई। जिन रॉकेट्स को लोड किया गया था वो कहर बनकर यूक्रेन पर टूटने लगे।
बार में यह लड़ाकू विमान कम से कम 1 दर्जन रॉकेट लॉन्च कर देता है। $80 के इन खतरनाक रॉकेट्स ने यूक्रेन को बहुत बड़े घाव दिए हैं। रूस की सेना ने रविवार को यूक्रेन को मिले विदेशी हथियारों की खेप को क्रूज मिसाइलों से हमला कर नष्ट कर दिया। यूक्रेन की सेना को ये विदेशी हथियार रूसी सेना के साथ जंग लड़ने के लिए दिए गए थे। यूक्रेन की सेना को ये हथियार अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से मिले थे, लेकिन रूस की सेना ने क्रूज मिसाइलों से हथियार डिपो को नष्ट कर दिया। लेकिन टर्नोपिल, जिस क्षेत्र पर यह हमला हुआ, वहां के गवर्नर ने बताया कि क्रूज मिसाइलों से 22 लोग घायल हुए, लेकिन जहां हमला हुआ ना वहां कोई सैन्य भंडार था, ना कोई सैन्य ठिकाना। रूस ने काला सागर से कैलिबर मिसाइलों को दाग कर यूक्रेन को जो घाव दिए हैं, उसका दर्द ज़ेलेंस्की भी महसूस कर रहे हैं। Сьогодні вже 109-й день повномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам дуже просту річ. Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше, якщо чесно. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони нам? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які ударили по українським містам. रूस ने आखिर क्रूज मिसाइल से यह हमला क्यों किया? पूर्वी यूक्रेन में सेवेरोडोनेत्स्क नाम का एक शहर है और इस पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन और रूस के बीच बहुत भयंकर जंग चल रही है। सेवेरोडोनेत्स्क लुहांस्क क्षेत्र का अंतिम प्रमुख शहर है। साल 1950 के दशक में सेवेरोडोनेत्स्क नदी की वजह से इस शहर का नाम सेवेरोडोनेत्स्क पड़ गया था। रूस के समर्थन में सबसे पहले अलगाववाद इसी शहर से शुरू हुआ था। सेवेरोडोनेत्स्क को दुनिया में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यूक्रेन को बांटने के लिए पहली कोशिश लगभग 20 साल पहले यहीं से शुरू हुई थी। 28 नवंबर 2004 को रूस समर्थित नेताओं ने यहां पर कार्यक्रम किया और रूस समर्थित पार्टी ने इसे स्वतंत्र घोषित करने की धमकी दी। जब क्राइमिया को लेकर 2014 में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो सेवेरोडोनेत्स्क में भी विद्रोह हो गया था। रूस समर्थित अलगाववादियों ने 3 पूर्वी यूक्रेनी शहरों सेवेरोडोनेत्स्क, लिसिचांस्क और रूबिश्रिय पर कब्जा कर लिया था। खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये भी मानते हैं कि सेवेरोडोनेत्स्क के लिए भीषण लड़ाई अब तक की सबसे कठिन लड़ाई है और यही लड़ाई डॉनबास रीजन के भाग्य का निर्धारण करेगी। Не змінилась. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там продовжуються дуже жорстокі бої буквально за кожен метр. А також тиснуть в напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо. Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили, але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали за рахунок прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто रूस की सेना ने मारियोपुल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और अब यूक्रेन के लोगों को ये डर सता रहा है कि सेवेरोडोनेत्स्क में भी कहीं मारियोपुल जैसी घेराबंदी ना हो जाए। दरअसल रूसी हमले से पहले इस शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी, लेकिन हमला शुरू होने के बाद अब भी इस शहर में 10,000 लोग मौजूद हैं जिनको रूस घेर सकता है। दरअसल
सेवरोदोनेत्स्क को तमाम रासायनिक संयंत्रों के लिए भी जाना जाता है। रूस इन संयंत्रों पर भी हमला कर रहा है। 30 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कई रासायनिक संयंत्रों से धुआं उठता दिख रहा है। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि इन संयंत्रों में भी यूक्रेन के लड़ाके और आम लोग छुपे हुए हैं और सेवरोदोनेत्स्क को जीतने के बाद रूस यहां भी मारियोपोल के अज़ोव स्टील प्लांट जैसी संकटपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। यहाँ ये भी नोट करने वाली बात है कि आखिर सेवरोदोनेत्स्क का सामरिक महत्व क्या है। सेवरोदोनेत्स्क और लिंसिचांस्क पर कब्जा करने के बाद रूस की सेना यूक्रेन की सप्लाई चेन तोड़ देगी, जिससे यूक्रेन की सेना डोनबास क्षेत्र में फंस जाएगी। सेवरोदोनेत्स्क पर कब्जा करने के बाद यहाँ की सेना पश्चिम में मौजूद आगे क्रामाटोर्स्क शहर की तरफ बढ़ेगी, जो कि यूक्रेन का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, जहाँ अभी भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का पूरी तरह से कब्जा है। यूक्रेन के डोनबास में मौजूद यूक्रेनी सैनिक भूख से ना मरे, इसके लिए उन्हें सेवरोदोनेत्स्क में किसी भी तरह कब्जा बरकरार रखना होगा। यूक्रेन की आर्मी भी मान रही है कि ये लड़ाई बेहद कठिन है, लेकिन वो हार मानने वाले भी नहीं हैं। Угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. Продовжує заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи. डोनेत्स्क में किसका कब्जा होगा, ये सेवरोदोनेत्स्क की जंग के परिणाम से तय होगा। लेकिन डोनेत्स्क के गवर्नर का कहना है कि अब भी यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त जंग लड़ी जा रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि पूर्वी यूक्रेन में अब यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो रहे हैं। वैसे यूक्रेन के इस इलाके में ज़ेलेंस्की की आर्मी 8 सालों से रूस समर्थित अलगाववादियों के खिलाफ जंग लड़ रही है, लेकिन अब रूस के सीधे हमले ने हालात पलट दिए हैं। अब डोनेत्स्क के गवर्नर पावलो किरिलेंको ने कहा है कि यूक्रेन की आर्मी को भारी तोपखानों और उपकरणों की जल्द से जल्द डिलीवरी चाहिए। यूरोप को अपना वादा निभाना होगा, तभी वो रूस के खिलाफ जंग जीत सकेंगे। यूक्रेन एक इंच जमीन बचाने की जंग लड़ रहा है। Просто вважаю, я впевнений в цьому, що та кількість озброєння, яка необхідна Україною, її перелік чіткий наданий від важкої артилерії, важкої броньованої техніки, авіації і систем протиповітряної оборони і систем протитанкового ураження. ज़ेलेंस्की भी कम नहीं है। पुतिन को चिढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक म्यूजियम के अंदर इन चीजों को संग्रहित करवाया है, जो रूस की सेना कीव से निकलते वक्त छोड़ गई है। रूस की युद्ध सामग्री की प्रदर्शनी लगाकर पुतिन के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। ये हरे रंग की एक रूसी मिसाइल के अवशेष यूक्रेन के लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इसी के पास रूसी लड़ाकू विमानों का एक हिस्सा नजर आ रहा है। यहाँ पर वो नक्शे भी रखे गए हैं जिनकी मदद से यूक्रेन पर हमला किया गया। इसके अलावा स्टार जैसी एक आकृति में बहुत सारे रूसी जूतों को रखा गया है। ये वो रूसी सैनिकों के जूते हैं जो अपने क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने जीत के प्रतीक के तौर पर इकट्ठा किए हैं। First of all, we have a number of artifacts of the Russian occupiers. For example, in the outer area near the entrance to the exhibition, people can see the remains of the Russian vehicles destroyed by the Ukrainian warriors.
Also, we have the materials of the Russian servicemen, like the uniforms and munitions. It's a very interesting map donated to our museum by the Commander-in-Chief of the Ukrainian Army, General Valery Zaluzhny. He donated this map after conversation with our curator Yuri Savchuk. रूस को अपमानित करने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। रूसी सैनिकों की वर्दियां भी यहाँ कब्जे के बाद रखी गई हैं। रूसी हेलमेट भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। रूसी वर्दियों को यहाँ पर रखवाकर ज़ेलेंस्की ये साबित करना चाहते हैं कि उनके सैनिकों से हार कर रूसी सैनिक अपने सामान छोड़कर भाग गए। इसी तरह खाने पीने का बहुत सारा सामान जो कि रूसी सैनिक अपने साथ यूक्रेन लाए थे, वो भी यूक्रेनी सैनिकों के हाथ लग गए हैं। रूस से आए हुए इस राशन की भी नुमाइश लगाई गई है। Це дуже гарна ідея, і кожен має прийти і подивитися, хоча б в такому форматі, а краще з'їздити на місця, які вже відвойовані, і подивитись туди, і не забувати, що війна ще не закінчилася. यह खतरनाक रूसी मिसाइलों के अवशेष हैं जिन्होंने यूक्रेन को तबाह और बर्बाद किया है। ज़ेलेंस्की ये प्रदर्शनी लगाकर लोगों के अंदर युद्ध की भावना को मजबूत बनाना चाहते हैं। लोगों पर इस नुमाइश का पूरा असर भी नजर आ रहा है। Ідея супер, дуже боляче на це дивитись. Я була за Києвом, коли це все відбувалось, тому дуже прикро це бачити навіть на фото. और ये तस्वीरें हैं रूसी सैनिकों के बहुत सारे। पुतिन और ज़ेलेंस्की की दुश्मनी के बीच शी जिनपिंग ने भी एक दुनिया तैयार कर ली है जिसका राज बहुत गहरा है। आप इसे ड्रैगन का अंडरवर्ल्ड भी कह सकते हैं और इस अंडरवर्ल्ड में चीन ने अब अपने परमाणु गोदाम को नए हथियारों से भरना शुरू कर दिया है। चीन के रक्षा मंत्री ने शी जिनपिंग के अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं और इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको चीन के बहुत ही खतरनाक परमाणु प्लान के बारे में पता चल जाएगा। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। चीन का मिसाइल स्टोर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। चीन की ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक हमला कर सकती है, उसे लेकर व्हाइट हाउस को फौरन कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि चीन के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि अमेरिका को मिसाइल डिफेंस सिस्टम सुपर एक्टिव मोड में रखना पड़ सकता है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने छापा है कि चीन के रक्षा मंत्री ने अपनी न्यूक्लियर की खूब तारीफ की है और नए परमाणु हथियारों के बारे में बताया है। खबर अमेरिका भी पहुंची। वहां का मीडिया छाप रहा है कि चीन के रक्षा मंत्री ने अपनी बढ़ती परमाणु ताकत को जायज ठहराया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर परमाणु बिल्डअप को अपने बचाव में उठाया गया कदम बता रहे हैं। कुल मिलाकर अपनी खतरनाक परमाणु मिसाइल और अपने एटम बम पर पहली बार चीन इतना खुलकर बोल रहा है। अब तक जो चीन अपने परमाणु असलहे पर खामोश रहता था और चुपचाप उनकी रेंज बढ़ाने पर काम करता था, वो अब दुनिया को बता रहा है कि उसके न्यूक्लियर हथियारों को हल्के में ना ले।
और ऐसा वो ताइवान के मुद्दे पर एक तरह से अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। 中国非常不愿意发生这样的内战，他也将坚决粉碎任何台独的图谋。如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价，一定会打到底。这是中国不二的。 चीन की 2 मिसाइल इस वक्त बहुत चर्चा में है। चीन की 2 मिसाइलों पर इस वक्त टोक्यो से लेकर वाशिंगटन डीसी तक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक मिलिट्री कमांडर्स के बीच गहरी चर्चा हो रही है। चीन का युद्ध करने वाला मॉडल कैसा होगा? सबसे पहला हमला कहां होगा? इन सब बातों के बीच चीन की 2 सबसे खतरनाक मिसाइलों का डर बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन की मिसाइल पावर ने विश्व युद्ध वाले खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। पूरी दुनिया में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीन वाकई परमाणु हमला कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे? और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा? क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा? क्या चीन का निशाना जापान होगा? या फिर ताइवान पर चीन का पहला परमाणु बम गिरेगा? चीन पर इन सवालों से आगे और भी बहुत बताएंगे। बस 10 मिनट की इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको 10 मिनट के अंदर चीन से इस दुनिया को लेकर जो बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, उस पर आपको 5 बहुत बड़ी और जरूरी बातें बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले चीन के रक्षा मंत्री की कुछ और बातें देखिए, जिसमें बड़ी धमकी छुपी हुई है। 把自己的意志强加于人，更不能以多边主义之名行单边霸凌之实，是打着自由开放的旗号，拉帮结伙搞小圈子，绑架裹挟地区国家，针对特定的国家渲染冲突对抗，打压遏制围堵别人。 चीन की धमकी को लेकर पूरा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर का इलाका अलर्ट हो गया है। अमेरिका इस इलाके में एक बड़ा खिलाड़ी है और चीन की बढ़ती ताकत, चाहे वो परमाणु बम हो या मिसाइल हो या उसकी नेवी का साइज, चीन के तमाम विकल्प पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर में चीन युद्ध की शुरुआत करता है तो उसकी नेवी का मुकाबला किससे होगा? हमले किसके खिलाफ ज्यादा होंगे? और क्या इसमें परमाणु अटैक की भी नौबत आ सकती है? इसी पर अमेरिका के एक्सपर्ट आजकल अपनी रात काली कर रहे हैं। We've witnessed a steady increase in provocative and destabilizing military activity near Taiwan, and that includes PLA aircraft flying near Taiwan in record numbers in recent months, and nearly on a daily basis. And we remain focused on maintaining peace, stability, and the status quo across the Taiwan Strait. But the PRC's moves threaten to undermine security and stability and prosperity in the Indo-Pacific. तेवर देखे आपने अमेरिका के रक्षा मंत्री के? लगता है कि अमेरिका दुनिया के इस मोर्चे पर भी कुछ करने की सोच रहा है। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि जब दुनिया यूक्रेन में उलझी है तो चीन सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन लगातार अपने इलाके के आसपास ताइवान और जापान की दहलीज तक युद्धाभ्यास में जुटा हुआ है। ये ऐसे युद्ध का खतरा है जिसमें दुनिया की 2 सबसे बड़ी पावर एक दूसरे से टकरा सकती हैं और इसकी जद में बहुत जल्दी पूरी दुनिया आ सकती है, क्योंकि खतरा ऐसी मिसाइलों का भी है जो हजारों किलोमीटर दूर से फायर की जा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइल अमेरिका और चीन के बीच चलना शुरू हुई तो तबाही का कोई दायरा नहीं रहेगा। जब इन देशों के सबसे खतरनाक फाइटर और बॉम्बर दुनिया को अपनी बमबारी से हिलाकर रख देंगे।
चीन के रक्षा मंत्री के बयान से सवाल उठता है कि क्या चीन और अमेरिका का महायुद्ध होने जा रहा है, जो दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक देगा। 这个武器试验都在搞，这也没什么大惊小怪的。中国搞点武器试验、科学技术的发展，这不正常吗？ चीन के रक्षा मंत्री नए हथियारों की बात कर रहे हैं, वो नए तकनीक तैयार कर रहे हैं, वो नए तकनीक तैयार करने पर जोर दे रहे हैं। ये सब कुछ अमेरिका और जापान को काउंटर करने के लिए है, इसमें कोई शक नहीं। युद्ध के हालात में चीन की नौसेना और चीन की रॉकेट फोर्स क्या कर सकती है, इस पर सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी नाम की संस्था की रिसर्च रिपोर्ट में दो बड़े पॉइंट्स को समझाया गया है। चीन और अमेरिका के युद्ध के खतरे पर इस रिपोर्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पहला ये कि चीन इस युद्ध में ताइवान पर परमाणु हमला तक कर सकता है, यानी ताइवान को चीन पूरी तरह खत्म कर देगा और चीन उसे दुनिया का दूसरा हिरोशिमा बना सकता है। दूसरी बात यह कि चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर हमला करेगा। उसके टारगेट पर हवाई द्वीप के साथ अलास्का होगा और मेनलैंड में सैन डिएगो तक उसकी मिसाइल हमला करेगी। चीन अमेरिका के साथ जापान को भी नहीं बख्शेगा। वो प्रशांत महासागर में अमेरिकी अड्डों को तबाह कर देगा। उसमें उसके गुआम समेत सभी बड़े सैन्य अड्डे शामिल होंगे। लेकिन ये सब फौरन नहीं होगा। प्रशांत महासागर में तनाव बना रहेगा, युद्ध होता रहेगा, लेकिन फाइनल हमले से पहले चीन आसपास के टारगेट को खत्म करेगा। सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बीच जंग हुई तो पहले हफ्ते में किसी को भी बढ़त नहीं मिलेगी। कोई जीतता या हारता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी खतरा ऐसा है कि ताइवान को लेकर अगर युद्ध हुआ तो ये भी यूक्रेन में चल रही जंग की तरह लंबा खींच सकता है। चीन की कोशिश होगी कि वो ताइवान की लीडरशिप को खत्म करे या उसे ठहरने पर मजबूर कर दे। लेकिन चीन की इस रणनीति के आगे उसके दो बड़े दुश्मन रुकावट बन सकते हैं। पहला है अमेरिका और दूसरा है जापान। जापान ने चीन के परमाणु इरादे बताने के लिए हिरोशिमा का जिक्र किया है। 核兵器のない世界への道のりは一層厳しくなっていると言わざるを得ません。しかしながら、こうした厳しい現状だからこそ、私は被爆地広島出身の総理大臣として、核兵器のない世界に向けて声を上げ、汗をかき、この現状を反転し、少しでも改善するべく行動してまいります。 चीन को लेकर इस खतरे को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि चीन ने बहुत पहले से ये इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं। चाहे वो दक्षिणी चीन सागर में उसके कैरियर फोर्स की एक्सरसाइज हो या फिर अमेरिका के जंगी बेड़े पर उसकी कैरियर किलर वाली मिसाइल स्ट्रेटजी हो। पहली है DF-21D और दूसरी है DF-26। ये दोनों ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं। DF-21D की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि DF-26 की रेंज है 5000 किलोमीटर। इनमें DF-21D ज्यादा सटीक है, जो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला कर सकती है। चीन कहता आया है कि अमेरिका ताइवान को लेकर अपनी फैक्ट शीट में एक चीन वाले सिद्धांत को खोखला साबित करना चाहता है। चीन आगाह करता रहा है कि ताइवान मुद्दे पर ऐसा बदलाव करना और ताइवान स्टेट पर हालात बदलने की कोशिश अमेरिका को खुद जला देगा। लेकिन अमेरिका के पास भी इसका जवाब है, जिसमें चीन के लिए ताइवान को लेकर भी एक वार्निंग छुपी हुई है। One China policy, we will continue to fulfill our commitments under the Taiwan Relations Act. And that includes assisting Taiwan in maintaining a sufficient self-defense capability. And it means maintaining our own capacity to resist any use of force or other forms of coercion that would jeopardize the security or the social or economic system of the people of Taiwan. ताइवान और जापान को लेकर चीन लगातार भड़काने वाले कदम उठा रहा है। चीन की एयरफोर्स और उसके बॉम्बर लगातार जापान और ताइवान के एयर स्पेस के करीब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चीन के टारगेट पर जापान भी है और ताइवान भी।
ये है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K, जिसकी रेंज में अमेरिका के वो अड्डे भी हैं जो प्रशांत महासागर में उसके बहुत बड़े मिलिट्री बेस माने जाते हैं। और उनको टारगेट करने के लिए चीन लॉन्ग रेंज मिशन वाले H-6K बॉम्बर भी इस्तेमाल कर सकता है। जब ये बॉम्बर आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के गुआम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यह ऐसी 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन अपनी परमाणु मिसाइलों का जिक्र करने के साथ ताइवान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान और अमेरिका दोनों को डराना चाहता है। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से जिनपिंग के हौसले आजकल वैसे ही काफी बुलंद हैं। यही वजह है कि चीन अब एटमी धमकी देने से भी गुरेज नहीं कर रहा। चलिए अब बात करते हैं द एटम बम फाइल्स की। चीन की परमाणु मिसाइलें आपने देख ली, लेकिन दुनिया के लिए इससे भी बड़े बड़े खतरे की तरफ आगाह करने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसमें अमेरिका का नाम भी है, रूस का नाम भी है, इसमें चीन और भारत के साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम है। 10 मिनट की इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। परमाणु युद्ध और विश्व युद्ध को लेकर जो भी डर आज दुनिया में पैदा हो चुका है, उसे लेकर हर सवाल के जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में जरूर मिलेंगे। क्या परमाणु बम फिर फटने वाला है? क्या परमाणु बम से दुनिया फिर दहलने वाली है? क्या न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है? अगर परमाणु बम हुआ तो बड़ा एटम बम फूटेगा या फिर छोटे परमाणु बम से बर्बादी का बिगुल बजेगा? अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर परमाणु बम फटा तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। ये बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहां की धरती बंजर हो जाएगी। अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो उसके आगे यूक्रेन युद्ध के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो धमाके इससे कई गुना बड़े होंगे, जोरदार होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर बम से बड़ा धमाका करने वाला बम अभी बना ही नहीं है। न्यूक्लियर युद्ध की ये बातें ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में बड़े तनाव के चलते परमाणु हथियार के इस्तेमाल का जोखिम दशकों में सबसे अधिक बढ़ गया है। दुनिया में परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ने की आशंका है। ये चेतावनी सिपरी के अपने 2022 के सालाना रिपोर्ट को लॉन्च करने वाले समरी रिपोर्ट में कही है। सिपरी की ये रिपोर्ट या कहें दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल होने की चेतावनी बहुत ही बड़े खतरे का अलार्म है, क्योंकि सिपरी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में दुनिया में बढ़ते तनाव की बात कही है। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि फिलहाल दुनिया के कितने मोर्चे पर युद्ध को बढ़ाने वाला तनाव अपने चरम पर है।
पहला परमाणु फ्रंट बना है यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 महीने से भी अधिक वक्त से जंग चल रही है। पुतिन कई बार दुनिया को अपने पावरफुल परमाणु बमों की याद दिला चुके हैं। दूसरा न्यूक्लियर फ्रंट बाल्टिक देशों में मौजूद नेटो और रूस के बीच खुल सकता है, जहां न्यूक्लियर टेंशन बढ़ने की आशंका है। तीसरा मोर्चा उत्तर कोरिया के किम जोंग खोल सकते हैं, जिनकी परमाणु भूख लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो दक्षिण कोरिया, जापान समेत अमेरिका तक के लिए परेशानी की बात साबित हो सकती है। चौथा परमाणु मोर्चा चीन खोल सकता है, क्योंकि परमाणु बम का बड़ा जखीरा रखने वाला चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने को आतुर है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो नौबत परमाणु युद्ध तक आ सकती है। पांचवा न्यूक्लियर वॉर फ्रंट इजराइल और ईरान के बीच खुल सकता है। अगर इन पांचों मोर्चों में से किसी भी मोर्चे पर परमाणु युद्ध हो गया तो नतीजा बहुत ही भयावह होगा। परमाणु युद्ध हुआ तो सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 2 अरब लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी। धरती का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। दुनिया भर में मॉनसून पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। परमाणु बम ऐसे बम होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत छोटे होने के बावजूद भी बहुत बड़े धमाके कर सकते हैं। ये बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन के फॉर्मूले पर काम करते हैं, जो विस्फोट के बाद बड़ी तबाही लाते हैं। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 3600 एटमी हथियार मिसाइलों पर लगाए गए हैं और ये सैन्य बलों के नियंत्रण में है। इनमें से करीब 1800 हथियार हाई अलर्ट मोड में हैं और शॉर्ट नोटिस पर हमले के लिए तैयार रहते हैं। रूस ने 1600 हथियार मिसाइल पर तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने भी इतनी ही संख्या में हथियार को तैनात कर रखा है। फ्रांस ने 280 और ब्रिटेन ने 120 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी 2022 की सालाना रिपोर्ट में आशंका जाहिर की है वैश्विक तनाव के चलते शीत युद्ध के बाद पहली बार परमाणु हथियारों का वैश्विक जखीरा जल्द ही फिर से बढ़ सकता है। परमाणु बम को बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की थी। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें तब $2 अरब का खर्च आया था, जो आज की तारीख में 2 लाख करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर है। फिर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एटॉमिक होड़ में शामिल हो गए। अगर दुनिया के परमाणु बमों की तादाद को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो साल 1945 में 2 एटम बम से बढ़कर साल 1985 में कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में पूरी दुनिया में परमाणु हथियार का जखीरा टॉप पर था। उस वक्त एटम बमों की तादाद 66,449 तक पहुंच गई थी। बुलेटिन ऑन द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए डेटा से पता चला है कि 1986 के बाद से एटम बम कम होते गए हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 1990 के दशक की तुलना में हाल के दिनों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की रफ्तार में कमी तो जरूर आई है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अभी भी तकरीबन 13,900 परमाणु बम मौजूद हैं।